गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्याकरण की, क्योंकि बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा का आनंद सही रूप से नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वह कुछ ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करता है जिसे सुनकर श्रोता यानी कि सुनने वाला और वक्ता यानी कि बोलने वाला के विचारों तथा भावों को ग्रहण किया जा सके। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। शब्दों की सहायता से हम वाक्यों के निर्माण करते हैं और इन्हीं वाक्य द्वारा अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कभी कभी यह कार्य संकेतों, चिन्हों या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा भी किया जाता है। जैसे यातायात का पुलिस का सिपाही आपने देखा होगा, गाड़ी रोकने के लिए वो अपने हाथों का प्रयोग करता है, जाने के लिए प्रयोग करता है, लेकिन यह भाषा नहीं की जा सकती है। तो संसार के लगभग 2/3 लोग निम्नलिखित भाषाएं बोलते हैं। इनको आप देख सकते हैं कि विश्व की कुछ भाषाएं हैं हमारे पास: हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, संस्कृत। यदि अब हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी का तीसरा स्थान है विश्व में, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान है। और ये कुछ हमारी भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें उर्दू, गुजराती, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी, बोडो, डोगरी, पंजाबी, मराठी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, कोंकणी, संथाली, कश्मीरी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में उपयुक्त 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब आगे बात करते हैं कि भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा आप समझते ही हैं कि जो मुख से बोले जाने वाली भाषा है वो मौखिक भाषा है। यह ध्वनियों से प्रकट की जाती है। तो मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा, लिखित भाषा का उसने बाद में प्रयोग करना सीखा। अब बात करते हैं लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें शब्द समूह कहा जाता है। अब हम भाषा की इकाइयों की बात करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लैंग्वेज को, भाषा को सीखने में मदद करेंगी। आपको पता होना चाहिए। इन सब को अपने कॉपी में लिखना भी है। तो सबसे पहले ध्वनि। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि आवाज़ ध्वनि कहलाती है। उसके बाद आता है वर्ण का। तो वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि उसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते हम। जैसे अ, ई, उ, म, त। अब आप देख रहे होंगे ल, म, त में हलंत लगा है नीचे। तो इसमें क्या है ये? अब अगर मैं म बोलता हूँ तो म में अ शामिल होता है। अगर मैं हलंत लगा देता हूँ तो वो अ अलग हो जाता है, यानी कि आधा हो गया। ये व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, इसलिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर हम वर्णों को जोड़ देंगे तो हमें कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे क, ल, म को जोड़ा तो कलम बना। लेकिन ये जो हम वर्ण जोड़ेंगे इनका कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, बिना अर्थ का कोई भी शब्द नहीं कहलाएगा। अब आगे वाक्य आ गया। जब हम शब्द समूह बनाएंगे और उसका भी कोई एक अर्थ निकलेगा तो वाक्य कहलाएगा, यानी कि ऐसा शब्द समूह जो अपना कोई पूर्ण अर्थ रखता हो वाक्य कहलाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इतना समझने के बाद बात आती है व्याकरण की। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा को किस तरह से लिखा जाएगा, बोला जाएगा, ये सब ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। अब व्याकरण शब्द की अगर हम बात करते हैं तो वी यानी कि विशेष रूप से, आ पूरी तरह से, और करण यानी कि व्याख्या करना, यानी कि
विशेष रूप से और पूरी तरह से व्याख्या करना ही व्याकरण है। भली प्रकार से समझना ही व्याकरण है। यदि हम व्याकरण को ठीक से समझ लेते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या लाभ होंगे। व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। व्याकरण भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। भाषा की रचना व स्वरूप की व्याख्या का ज्ञान कराता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक तथा प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा परिमार्जित बना देता है। अब बात करेंगे व्याकरण के विभाग की। सबसे पहले वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। तो वाक्य विचार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? तो वाक्यों के भेद होंगे, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो ये एक एक करके हम सभी चीज़ें सीखेंगे। जो जिस कक्षा में है उसकी व्याख्या वहीं पे की जाएगी, लेकिन ये पूर्णतः 6 से लेकर 10th क्लास तक सारा अभी आपको बताया जा रहा है। सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरे पर पद विचार, इसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों का स्वरूप तथा उनका प्रयोग पर विचार किया जाता है। फिर शब्द विचार की बात आती है। शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना कैसे हुई। वर्ण विचार, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग और संधि की बात इसके अंतर्गत की जाती है। अब बात आती है लिपि की। अब लिपि का क्या मतलब है? अब कोई भी भाषा है तो उसे लिखने के लिए किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और इन्हीं चिन्हों के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। यानी कि अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। तो देवनागरी लिपि का विकास अगर हम देखते हैं तो ये ब्रह्मी लिपि से हुआ। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आपने देखा होगा उर्दू और फारसी जो है वो हिंदी की विपरीत दिशा में चलती है। उनकी किताबें भी हम देखेंगे तो वो पीछे से शुरू होती हैं, क्योंकि उनका लिखने का ढंग ही उल्टा होता है हमारे से। अब बांग्ला, पंजाबी, गुजराती की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। पंजाबी की लिपि की मैं पहले बता चुका हूँ, गुरुमुखी है। अब बात करते हैं बोली की। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। अब बोली सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित होती है जिसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती, और सरकारी कामकाज में भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हरियाणवी आपने सुना होगा, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी। तो ये क्या हैं? ये बोलियां हैं। कुछ बोलियों को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। बिहारी हिंदी की बात करें तो भोजपुरी, मैथिली, मगही। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। अब कई बार क्या करते हैं हम, कोई बिहार से है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भोजपुरी बोलता है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे 3 मुख्य बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब भाषा का महत्व क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रवृत्ति, अपना अलग महत्व होता है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा व मातृभाषा होती है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों के अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियां तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। अगर हम भारत की बात करें तो हिंदी जो है बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। और हिंदी जो भाषा है इसका शब्द भंडार भी बड़ा परिष्कृत है, बड़ा विशाल है। 1 करोड़ से भी अधिक इसमें शब्द हैं और बड़ी ही लचीली भाषा है ये,
विदेशी शब्दों को भी ये बड़े सहज रूप से अपने अंदर स्थान देती है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखते हैं तो 1950 से यह हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या कह रहा हूँ मैं? राजभाषा है। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा भी हमारी हिंदी है। और जैसे अगर हम रमेश बोलते हैं तो र जमा अ जमा म जमा ए जमा श जमा अ, ये बन गया हमारा रमेश। तो शब्द संपदा की दृष्टि से भी यह भाषा अत्यंत संपन्न, विकासशील और उदार है। इसके शब्द भंडार में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द भरे पड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में बोली जाती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगभग 6.5 लाख लोग वहाँ पे हिंदी बोलते हैं। इसी तरह से सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका में भी लाखों की संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस, इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे हमारे सद्भाव के प्रतीक हैं, उसी तरह से 14 सितंबर 1949 को भी से ही हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। धन्यवाद।